लकीर खींच दिया। सर पहली बात सवाल ये उठता, अगर आप काम किए तो फिर 36,000 वोट से जो राजद में थे जल्दी से लोकसभा चुनाव एमपी बनने के लिए जदयू में आ गए, फिर एमआईएम में चले गए, तो सबसे ज़्यादा हड़बड़ी उन्हें है लोकसभा चुनाव की। अगर नौजवान, क्या पढ़े लिखे नौजवान पर एफआईआर क्यों? क्या नेतागण नौजवानों को आगे लड़कों पर एफआईआर होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कंडेम्ड है। मैं ऐसे लड़कों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माला लेके चले, इस्तेकबाल आपका किया, उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे भी नौजवान थे, तो क्या नौजवान सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा कि या उनकी भविष्य जो है उनके लिए आप कुछ सोचते हैं? दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव गया, विधानसभा चुनाव गई, कोरोना का फर्स्ट लहर सेकेंड लहर दोनों गया। मेरे साथ मौजूद है कोचाधामन के पूर्व विधायक सह वर्तमान जेडीयू के उपाध्यक्ष जनाब मास्टर मुजाहिद आलम जी। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। आपका भी फिरिस खान सुरजापुरी साहब और आपका जो चैनल है सीमांचल एक्सप्रेस, उनके सभी व्यूअर्स का और आपकी पूरी टीम का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सर सबसे तो पहले तो आपको बधाई कि आप जेडीयू के नवनिर्मित उपाध्यक्ष बने। दूसरी बात कि आप जो आज कोचाधामन को एक स्वागत दिए, तो क्या पूरे कोचाधामन के लिए या फिर पूरे लोकसभा के लिए? पूरे कोचाधामन लोकसभा सहित और बाहर के भी लोग, किशनगंज लोकसभा से बाहर के भी कोई ज़रूरतमंद होंगे, अगर एम्बुलेंस खाली होगा तो उनकी सेवा में भी ये एम्बुलेंस, उनको भी सेवा दी जाएगी। कहीं ना कहीं एम्बुलेंस देना कोचाधामन यानी पूरे लोकसभा को, क्या चुनाव की तैयारी है लोकसभा की? चुनाव, एम्बुलेंस का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं। आप एम्बुलेंस में देखे होंगे न मेरा फोटो है न मेरा नाम, मगर सोशल मीडिया में उठ रहे कि ये चुनाव की तैयारी है। अब लोग क्या बोल रहे हैं मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम करते हैं और जब पद में रहे तो जितना काम किए तो वो सब पूरे बिहार की जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं। एक मैंने लकीर खींच दिया। सर पहली बात सवाल ये उठता, अगर आप काम किए तो फिर 36,000 वोट से हार क्यों? काम किए, हार या जीत मेरे लिए मकसद नहीं रहा। हमने काम पूरी ईमानदारी के साथ, काम के साथ साथ जो विकास के काम के साथ साथ जनता की सेवा भी की। लेकिन चुनाव के वक्त में जिस तरह से धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हुआ, लोगों को गुमराह किया गया, हमारे जो लोग थे या हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए और यही कारण है कि जो है 36,000 वोटों से हार हुई। क्या जनता को आप पर विश्वास नहीं था या फिर जनता जाति भेदभाव के नाम पर वोट दी? जनता, वही तो मैं उनको धार्मिक रूप से इतना अंधविश्वास बनाया गया, धार्मिक रूप से इतना उसको जो है उग्र किया गया, जो बातें नहीं थी कि जिस तरह से लोग जो उस पार्टी को वोट देगा वो जन्नत में चले जाएगा, जिस तरह से कि जो है सीए बिल के खिलाफ की वो तो बैरिस्टर साहब फाड़ चुके हैं, वो बिल ख़त्म हो गया। कल को वो इलेक्शन के टाइम में सीए को मुद्दा बनाए, जब सीए जब पूरे देश में लागू हुआ, न बैरिस्टर साहब न सदर साहब न किसी के मुंह से एक जुमला तक नहीं निकला। ये इन लोगों का दोहरा कैरेक्टर, दोहरा चरित्र है। चुनाव के वक्त लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं जिन मुद्दों को लेकर, जब वही कानून जब नाफिज होता है तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। चुनाव हारने के बाद मास्टर मुजाहिद साहब को देखा गया ना थके ना हारे, फिर भी मैदान में डटे रहे। बिल्कुल निश्चित रूप से मेरे लिए, मैं पहले भी कहा, मैं जिस दिन चुनाव हारा उसी दिन का, मैं लगभग 6 साल 4 महीने तक एज ए एमएलए कोचाधामन का काम करने का मौका मिला और उस दरमियान जितना मैंने बिजली, सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य में काम किया वो एक लकीर है दूसरों के लिए। और उसके बाद चुनाव हारने के बाद भी अब मैं बिना पद के भी मैं जनता के लिए काम करूंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता ही सर्वप्रिय। यही आप देखे होंगे कि आज भी चुनाव हारे हुए 8वां महीना है, ये जो है 8 महीने हो गए, मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूँ। जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख
कोरोना काल में देखा गया, कोरोना काल की आप रात दिन लगे रहे, मगर विपक्ष जो विरोधी है उनका कहना है कि बस लोकसभा की तैयारी और कुछ नहीं, सिर्फ फोटोबाजी है, जो जमीनी स्तर पे जो मेहनत है वो कुछ नहीं है। जमीनी स्तर से मतलब उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है क्या? लोकसभा चुनाव लड़ने की हड़बड़ी किन्हें है कि जो राजद में थे जल्दी से लोकसभा चुनाव एमपी बनने के लिए जदयू में आ गए, फिर एमआईएम में चले गए। तो सबसे ज़्यादा हड़बड़ी उन्हें है लोकसभा चुनाव के लिए। हम लोगों को हड़बड़ी नहीं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, हम लोग आने वाले चुनाव में पार्टी को, संगठन को इतना मजबूत खड़ा कर देंगे कि इंशाअल्लाह 2024 के चुनाव में जदयू का परचम यहाँ से लहराएगा। और जो है हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर किस तरह से लोगों को गुमराह किया। नीतीश कुमार 15 सालों से बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ की जनता अमन चैन से अपनी जिंदगी। नीतीश कुमार अगर काम किए तो नीतीश कुमार को इस बार सबसे कम सीट क्यों? सीट, यही तो बात है। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, हम जो है वोटर्स की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। हमें वोटर्स कौन वोट दिया नहीं दिया उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन सभी वोटर्स का हम ख्याल रखें, जो वोट दिया वो भी, जो नहीं दिया वो भी, और सबके लिए हम काम करते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। बीजेपी के कई नेता सवाल खड़ा किए नीतीश कुमार का कि ये परिस्थिति के मुख्यमंत्री। अब कौन क्या बोलते हैं तो ये उनकी अपनी हताशा का परिचय है। जो नेता ये बात बोलते हैं उनकी क्या हैसियत है वो तो आप देख ही रहे हैं। सर, जेडीयू की तरफ से जो जिम्मेदारी आपको दी गई उपाध्यक्ष की, आप इसको किस प्रकार निभाएंगे? मुझे पहले भी जो भी जिम्मेदारी दी गई, मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से उस जिम्मेदारी को निभाया हूँ। चुनाव 2010 में पहली बार मैं लड़ा, चुनाव हारा। फिर 2011 में मुझे मदरसा बोर्ड के मेंबर के रूप में जिम्मेदारी दी गई, उसे भी पूरी मजबूती से, ईमानदारी से निभाया। और 2012 में मुझे किशनगंज जिले के जनता दल यू का जिला सदर, जिला अध्यक्ष बनाया गया। और हमने 2 साल के अंदर पार्टी को इतना मजबूत खड़ा किया कि पहली बार 2014 के बाई इलेक्शन में जेडीयू किशनगंज जिले से उसकी एंट्री हुई। और फिर 2015 के चुनाव में जेडीयू 4 में से 2 सीट पर हम लोग लड़े, दोनों सीट हम लोग जीत हासिल किए। अगला सवाल ये है कि जो अभी एफआईआर की जो चर्चा हुआ है सीमांचल में जोरों पर, कि नौजवान अगर कुछ सवाल पूछते या फिर जानना चाहते हैं उस पर एफआईआर, अगर नौजवान क्या पढ़े लिखे नौजवान पर एफआईआर क्यों? क्या नेतागण नौजवानों को आगे देखना पसंद नहीं करते हैं या फिर उनके आगे पीछे चलवाने के लिए सिर्फ नौजवानों को यूज करते हैं? ये जो अभी अमोर के एफआईआर का मामला है, ये सब भाई भतीजावाद, परिवारवाद का नतीजा है। कोई भी जनता किसी भी नेता को चुनती है, अपना रहनुमा बनाती है, तो ये सोच के नहीं कि इनका भाई भतीजा, दामाद, बेटा सब हम पर शासन करेगा, सबके हम विधायक का भाई हैं, मैं विधायक का बेटा हूँ, तुम मुझे सैल्यूट करो, तुम मुझे सलाम करो, तुम मुझे आदाब प्रणाम करो। तो यही नतीजा है कि अभी जो देखा जा रहा है कि हर जगह कहीं भाई, कहीं जो बेटा, भतीजा, दामाद जो है हर चीज़ में हावी हो रहा है, उसी का ये दुष्परिणाम है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि परिवार के लोगों को जो है सुख भोगने के लिए राजनीति नहीं है। और जो एफआईआर हुआ, मैं इसको कंडेम करता हूँ कि भाई राफे अनवर ने एक व्हाट्सएप चैट को वायरल किया, तो आप उसकी सच्चाई सामने लाइए। उसमें ऑडियो क्लिप भी है, उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं उनको आप सत्य बताएं। और जिन लड़कों ने ये कहा कि भाई इस चैट की, जो व्हाट्सएप चैट की जांच होनी चाहिए, अगर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई है, तो उन्होंने क्या गुनाह किया? ऐसे लड़कों पर एफआईआर होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कंडेम्ड है। मैं ऐसे लड़कों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। हाँ, अगर राफे अनवर ने अगर ये जो है दुर्भावना से ग्रस्त होकर, गलत इल्जाम लगाकर, साजिश कर ये जो है अगर
वायरल किया है तो राफे अनवर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से इन लड़कों पर एफआईआर किया गया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। तो क्या सर, जो अभी जो वायरल हो रही है, जो चैटिंग, जो फेसबुक व्हाट्सएप जो चैटिंग वायरल हो रही है, या क्या आपको लगता है कि ये फेक है या फिर कितनी सच्चाई है? इस तो जांच का विषय है। अगर ये फेक है तो राफे अनवर पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? जांच होगी। मैं भी जो है पुलिस पदाधिकारी एफआईआर जो किशनगंज थाने में दर्ज किया गया विधायक के भाई द्वारा, तो मैंने भी मांग की कि उसका एकदम एक एक चीज़ की जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। अगर ये सही है कि जो चैट दिखा रहा है कि विधायक के भाई में और एमआईएम के जो प्रखंड अध्यक्ष के बीच में ये व्हाट्सएप चैटिंग हुई, अगर वो सही है तो फिर ऐसे जो दोषी लोग हैं उन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अगर आने वाले लोकसभा में जेडीयू अगर आपको टिकट दे किशनगंज लोकसभा से, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर आपकी चुनाव की तैयारी जो है अब चल रही है? मेरी कोई चुनाव की तैयारी नहीं है। अब मुझे पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष मुझे मनोनीत किया है, तब ये मेरी जिम्मेदारी है किशनगंज सहित अगल बगल सीमांचल में संगठन को और मजबूत और धारदार बनाया जाए और 2024 में जो है पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार जो है जीत कर लोकसभा में, क्योंकि सामने में ये चुनाव है। अगर जेडीयू टिकट दे आपको तो क्या चुनाव टिकट देगी तब वो समझा जाएगा। जिन्हें भी टिकट देगी हम लोग उसके लिए पूरी मजबूती से काम करेंगे। सर, जिस दिन आप उपाध्यक्ष बन के किशनगंज की धरती पर पधारे, उस दिन आपका बड़ी जोर शोर से स्वागत हुई। वहाँ पर हजारों लगभग नौजवान आपके पीछे पीछे माला लेकर चले, इस्तेकबाल आपका किया। उसमें बहुत सारे पढ़े लिखे भी नौजवान थे। तो क्या नौजवान सिर्फ वहीं तक सीमित रहेगा कि या उनकी भविष्य जो है उनके लिए आप कुछ सोचते हैं? हम लोग हमेशा नौजवानों के भविष्य के लिए काम करते हैं। जब से मुझे जिम्मेदारी मिली, हम लोग आप देखे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में कोचाधामन में अभी 53 करोड़ से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है। ये हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा ना। जो 9th से लेकर 12th तक हर साल 100 अल्पसंख्यक बच्चे मुफ्त में जो है पढ़ेंगे। हर खर्चा, दवाई का भी खर्चा सरकार उठाएगी, लिबास का भी खर्चा उठाएगी। और जो है अभी हम लोग 8.5 करोड़ की लागत से वहीं पर वक्फ की ज़मीन पर मार्केटिंग कम्प्लेक्स, लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। मार्केटिंग कम्प्लेक्स में बेरोजगार युवाओं को जो है उसको जो अवसर मिलेगा कि अपना कारोबार करें, रोज़गार उसको उपलब्ध होगा। लाइब्रेरी से जो है नौजवानों का भविष्य जो बच्चे पढ़ाई में और आगे जाना चाहते हैं तो वो लाइब्रेरी उनके लिए कारगर साबित होगा। सर, आप लोग कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, जो STET जो छात्र पास है, जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पटना की धरती, उनको मारा गया, पीटा गया, मगर अब तक आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। सोशल मीडिया में ये मांग उठ रही है कि आगे का मास्टर मुजाहिद साहब कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे लोगों को? मैं सबसे पहली बात आपको जानकारी होनी थी, जब कई लड़कों ने मुझे फ़ोन किया जी। और मैं खुद शिक्षा मंत्री से जाके उनके कार्यालय में आधे घंटे तक बात हुई और उन्होंने कहा कि जो लड़कों की चिंताएं हैं जो उनके हैं उन सब को दूर कर दिया जाएगा। हम लोग विभाग उसको गंभीरता से सोच रही है। आप जो है हर चैनल में भी, अखबार में भी उनका बयान आया है। जब जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो ये बात कह रहे हैं, इतनी विश्वास के साथ गारंटी दे रहे हैं, तो नौजवान लड़कों को भी उस पर भरोसा करना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना बच्चों द्वारा ये संवैधानिक अधिकार है, फिर खदेड़ा क्यों जा रहा है पटना की धरती से? प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है हर चीज़ का। जमहूरियत में प्रोटेस्ट एकदम उसका एक पार्ट है, उससे आप कोई भी नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पहले आप परमिशन कर लें। और प्रोटेस्ट करने के लिए पटना में एक जगह मुकर्रर है, वहाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं कार्यालय में जाके उग्र हो जाएंगे कि कार्यालय का घेराव करेंगे, तो चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो वही काम करेगी।